क्या आपको ये पता है कि आउटर स्पेस डार्क क्यों है? मतलब स्पेस हमें काला क्यों दिखता है, कोई और कलर का स्पेस क्यों नहीं है? और क्या आपको पता है कि अगर चांद टूट जाए, आधे में बिखर जाए, तब क्या होगा? फैक्ट नंबर 11, आउटर स्पेस डार्क है, इसका रीजन आपको पता है क्या है? एक्चुअली में हमें जो भी दिखता है वो हमारे कैपेबिलिटीज के हिसाब से दिखता है कि हमारा आंख क्या देख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें दिखता है सिर्फ उतना ही है हमारे यूनिवर्स में। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और सारे गैलेक्सीज दूर होते जा रही है, स्ट्रेच होते जा रही है, तो इसी प्रोसेस में इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब आती है हमारे तरफ, बट ये सब चीजें हमारी आंख देख नहीं पाती है। एंड क्योंकि ये सब चीजें, ये सब वेव्स अनडिटेक्टेबल है हमारे आंखों से, इसीलिए हमें स्पेस डार्क दिखता है। और वो दिख नहीं रही है तो क्या दिखेगा? एक अंधे को दुनिया में क्या दिखता है? डार्कनेस। उसी तरह तो यूनिवर्स के लेवल पे हम अंधे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे वेव्स हैं जो कि आंख डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नेचर ने आंख को बनाया ही नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए। तो यही रीजन है कि स्पेस काला होता है, अनडिटेक्टेबलनेस के चलते। और वही इंफ्रारेड कैमरास को ले लो या फिर ऐसे डिवाइसेस को ले लो जो गामा रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जितने टाइप के ब्रह्मांड के लेवल की चीजें हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आसमान की तरफ इनको पॉइंट करोगे तो पूरा आसमान अजीब अजीब कलर से भरा रहेगा, लेकिन वो दिखता ही नहीं है हमारे नंगे आंख को, भोले भाले से आंख को। इसलिए स्पेस काला है। और धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट के ब्लू और वायोलेट वेवलेंथ को सारे डायरेक्शन में फैलाती है, और एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स वगैरह होने के चलते धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स ये सब है ना, और वो सातों कलर में से ब्लू को स्कैटर करती है, इसलिए हमें दिन के समय आसमान ब्लू दिखता है। लेकिन स्पेस जो है वो परफेक्ट वैक्यूम है, लेकिन स्पेस में एटमॉस्फेयर ये सब तो है नहीं जो धरती के पास है, वो नियरली वैक्यूम है और बहुत कम पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कोई वेवलेंथ को स्कैटर कर सके, जैसे कि ब्लू या फिर रेड। और ये भी एक कारण है स्पेस का डार्क होने का। वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी वेवलेंथ स्कैटर नहीं होता है और पूरा डार्क दिखता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुने हो? स्ट्रिंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है जो कि ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स, ये जो रियलिटी है, वो टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना हुआ है। ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। एटम, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, इनसे भी छोटे लेवल पे स्ट्रिंग्स मौजूद है जो कि वाइब्रेट करते हैं, एंड उसी से हमारी रियलिटी बनी हुई है। स्ट्रिंग थ्योरी लिटरली ये कहती है कि स्ट्रिंग्स जो है, अगर ये ट्रू है रियली में कि बेसिक लेवल पे सब कुछ स्ट्रिंग की तरह है, तब इसका मतलब हर एक चीज लिटरली कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, सारे पार्टिकल जस्ट टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बने हुए हैं जिनको ग्रेविटॉन्स कहा जाता है। और हमारे इस दुनिया में ऐसा नॉर्मल क्या देखा गया है कि हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, राइट लेफ्ट, और टाइम स्ट्रेट चलता है। लेकिन वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। मतलब यूनिवर्स सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड काइंड ऑफ है, सिंपली आप ये समझ सकते हो। और हर कुछ कनेक्टेड होता है। जैसे कि इसको एकदम सिंप्लीफाई करके बोलूं तो इतना बड़ा समुद्र होता है, लेकिन समुद्र का हर एक वाटर का जो बूंद है वो जब समुद्र से बाहर निकलता है, जैसे डॉल्फिन उछली, कुछ पानी का बूंद बाहर उठा, वो वापस जाके समुद्र में मिल गया, तो वो जो वाटर का एक ड्रॉपलेट है वो जब मिला तो वो पूरे ओशन से कनेक्ट हो गया। उसके बाद ड्रॉपलेट ओशन बन गया और ओशन ड्रॉपलेट बन गया। दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये रियलिटी भी काइंड ऑफ वैसे ही है, सब कुछ कनेक्टेड है एक्चुअल में। जैसे आपके बॉडी के अंदर का एक स्ट्रिंग, और मान लो आपका लाइफ का सबसे फेवरेट पर्सन, उसके बॉडी का कोई स्ट्रिंग, वो हमेशा से कनेक्टेड है। या फिर एकदम रैंडम सा एक एग्जांपल ले ले, क्रेजी लगेगा सुनने में, लेकिन ये जो माइक का जो ये पार्ट है, इसके ये जिस स्ट्रिंग से बना होगा उसका, और जो ताजमहल के मार्बल का जो स्ट्रिंग है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। रैंडमनेस ले लो, क्रेजी लगेगा सुनने में, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी यही कहती है। फैक्ट नंबर 9, हमारा यूनिवर्स बेसिकली ग्रेविटी के प्रिंसिपल से चलता है। मतलब ग्रेविटी की जो स्टडी है
वो बहुत ज्यादा है हमारे यूनिवर्स को समझने के मामले में। जैसे यूनिवर्स को समझने के लिए ज्यादातर वेटेज आपको ग्रेविटी पे देना होगा। ग्रेविटी के बारे में आप स्टडी किए हो तो मतलब यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रेविटी जैसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी लार्ज स्केल में सेंस नहीं बनाने लगती है। जैसे कि डार्क मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं, नॉर्मल अगर इक्वेशन से डार्क एनर्जी को हटा दें तो हमारा जितना बड़ा बड़ा गैलेक्सीज है उतना पॉसिबल है ही नहीं, अलोन सिर्फ अकेला ग्रेविटी के मदद से। डार्क मैटर के चलते वो गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है और रोटेट करती है। इतने फास्ट स्पीड से गैलेक्सीज रोटेट करती है, तारे जो है वो एस्केप कर जाना चाहिए और गैलेक्सीज पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ तो है जो उनको जोड़े रखता है और गैलेक्सीज को पॉसिबल करता है। पहला जो थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डार्क मैटर जो कि होल्ड करके रखता है, इसके बारे में दूसरा थ्योरी ये वैज्ञानिकों ने बताया है और इस थ्योरी को मॉन्ड कहते हैं, MOND, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स। व्यू ये है कि ग्रेविटी की थ्योरी जो है वो मे बी इनकरेक्ट हो सकती है हमारी और हमें इसे मॉन्ड से रिप्लेस करना चाहिए, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स। और मॉन्ड के बारे में विकिपीडिया पे डेफिनेशन आप देख सकते हो। करंटली जो गैलेक्सीज है वो ग्रेविटी को ओबे ही नहीं करती, ग्रेविटी के नियमों का पालन नहीं करती। ये बहुत कम लोगों को पता है कि डीप साइंस में वैज्ञानिक कितने कंफ्यूजन में है अभी के टाइम पे। फैक्ट नंबर 8, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, हमारा यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है, आप कह सकते हो उतना बड़ा है। अब 93 बिलियन लाइट ईयर मतलब लाइट को भी यूनिवर्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जहां तक जानते हैं वैज्ञानिक, उतना ही ट्रेवल करने में 93 बिलियन साल लग जाएंगे। सो फार, ये बहुत ही अमेजिंग बात है, सो फार इंसान 1.3 लाइट सेकेंड से ज्यादा दूर नहीं जा पाया है। ये लाइट सेकेंड क्या है? क्या है कि धरती से अगर आप टॉर्च मारोगे चांद पे, अगर उतनी पावरफुल बीम है, तो लाइट को धरती से चांद तक जाने में 1.3 सेकंड लगेंगे। बस 1.3 सेकंड में धरती से चांद तक लाइट पहुंच जाएगा। बट वही इंसान को जाना हो तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, उसके लिए दिन महीने लग जाएंगे। तो लाइट के स्पीड से भी अगर कोई इंसान को भेज दिया जाए 1 सेकंड में, तो धरती से आप 1 सेकंड पे इंसान को चांद पे भेज दो, इतना अगर हमारा स्पेसशिप का स्पीड रहेगा तब भी 93 बिलियन साल लग जाएंगे नॉन यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में जाने तक। 93 बिलियन लाइट ईयर इतना होता है। तो आप कह सकते हो कि लाइट ईयर तो नहीं, लेकिन लाइट सेकंड हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि है चांद तक। इंसान फिजिकली अपना कदम चांद तक रख दिया है। 1.3 लाइट सेकेंड्स हम लोग सो फार वेंचर किए हैं। अगर मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू है कि एक यूनिवर्स है, बगल में और भी यूनिवर्सेस हैं, तो वो तो और बड़ा स्पेस हो जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर जो कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स का लेंथ है। बाकी मल्टीवर्सेस को ले लो तो पता नहीं दुनिया है क्या। मल्टीवर्स, फिर वो मल्टीवर्स भी एक और मल्टीवर्स के अंदर होगा, फिर वो और एक मल्टीवर्स के अंदर होगा। खत्म कहाँ होता है? तो अगर मल्टीवर्स रियल है तो इसका मतलब 93 बिलियन लाइट ईयर्स भी बहुत कम है हमारे यूनिवर्स को मापने के लिए। फैक्ट नंबर 7, ये देखो अपने स्क्रीन पे, मैं आपको एक अमेजिंग सा कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि अगर धरती के सारे हवा को, एयर को सॉलिडिफाई कर दे, सॉलिड रूप में, गोल रूप में ला दें, और पानी को भी सारे को एक जगह एक गोल शेप में सॉलिडिफाई कर दें, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में जो एयर है वो ज्यादा है, उसको अगर जो बेसिक शेप होता है ग्रेविटी जिसको फॉलो करती है, जो कि राउंड हमारे यूनिवर्स में, उसमें ला दें, उसका कंपैरिजन कुछ ऐसा दिखेगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि एयर जो है वो ज्यादा है, कि जो एयर का राउंड शेप बनेगा वो ज्यादा बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू वाटर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि नेक्स्ट बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट क्या आने वाला है? तो 23 मार्च 2178, जब ये साल आएगा, करीब अभी बहुत साल बाद, करीब 150 साल बाद, तब हमारा जो प्लूटो है वो सन का पहला ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। मतलब धरती में हर एक साल में करता है, इसमें तब जाके करेगा, इतना टाइम बाद, जब से प्लूटो का डिस्कवरी हुआ तब से। और एक डेंजरस सी बात मैं आपको बता दूं कि साल 2880, 16 मार्च 2880 को
एक एस्ट्रॉयड जो है उसका धरती से टकराने का चांस बहुत है। जी हाँ, इस एस्ट्रॉयड का नाम है 1950 DA। इसका साइज बहुत बड़ा है और कॉलिजन का जो चांस है उसको हम लोग इंटायरली रूल आउट नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा चांस है। और वैज्ञानिकों के मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो एस्ट्रॉयड है ये धरती से एकदम क्लोज होके पार होगा, टकराएगा तो नहीं प्रोबेबली, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए डार्ट मिशन करना होगा जो कि नासा करता है एस्ट्रॉयड के ट्रेजेक्ट्री को भटकाने के लिए। 2880 मेरे ख्याल से आपका अभी से 8वां-9वां जन्म हो रहा होगा उस टाइम। फैक्ट नंबर 5, आज से करीब 12,000 साल बाद क्या होगा कि जो हमारा पोल स्टार है जिसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं वो बेचारा हट जाएगा वहां से, एक नया तारा आएगा और वो हमारा नया पोल स्टार बनेगा, नॉर्थ में वो रहेगा। उस तारा का नाम है वेगा। वेगा जो है वो हम लोग का अगला नॉर्थ तारा बनेगा। और इस फैक्ट से रिलेटेड आप आर्टिकल को भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। आज से करीब 36,000 ईयर बाद एक तारा है। क्या है कि दो तरह के तारे होते हैं, एक जो है वो अपने जगह पे रहते हैं और अपने प्लैनेट्स को संभालते हैं, मस्त उनका सिस्टम रहता है। दूसरे वो जो बंजारे टाइप के होते हैं जो कि यूनिवर्स में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो हर करीब 50,000 साल में हमारे सौर मंडल के करीब से ऐसे कई तारे पार होते हैं और हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आज से 70,000 ईयर पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें एक रेड डॉर्फ स्टार दिखा था जो कि हमारे सोलर सिस्टम के पास से पार हुआ था। स्क्लोज स्टार नाम था उसका। ये जब पार हुआ था तब हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऑर्बिट थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे। और ये जो स्टार है ये जब पार हो रहा था तब हमारे एंसेस्टर्स को बहुत तेज ब्राइट चमकता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तो अगली बार ऐसा हमें कुछ 36,000 साल बाद दिखेगा। क्या करेंगे जान के समझ नहीं आता। कभी कभी जिंदा तो रहना है नहीं 40,000 साल तक। फैक्ट नंबर 4, सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स के रिंग होते हैं वो हमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जो पड़ोसी प्लैनेट है मार्स उसका भी रिंग बनने वाला है। ये कैसे? तो आज से करीब मात्र 30 से 50 मिलियन साल बाद क्या होगा, मार्स अपने जो 2 मून हैं उसमें से एक मून को चकनाचूर कर देगा अपने ग्रेविटी से। जी हाँ, ये एस्टिमेट किया जा रहा है फोबोस और डेमोस, ये जो 2 मून है मार्स के उसमें से एक जो है फोबोस, ये ब्रेक हो जाएगा और टूटने के बाद इसका जो फ्रैगमेंट है वो एक रिंग की तरह प्लैनेट को इनसर्कल कर लेगा। तो मार्स को भी अपना एक रिंग मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है कि प्लैनेट राउंड शेप के होते हैं, गोल होते हैं, तो एस्ट्रॉयड जो है वो परफेक्टली राउंड क्यों नहीं होते हैं? हम जब भी एस्ट्रॉयड ये मीटियोर ये सब को देखते हैं तो ये बहुत अनइवन शेप पे होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रेविटी का जो बेसिक शेप है, मतलब ग्रेविटी के चलते जो बेसिक शेप बनता है हमारे यूनिवर्स में किसी भी चीज का, वो सर्कल होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे ग्रेविटी के चलते वो आसपास की सारी चीजों को, सारे फ्रेगमेंट्स को इक्वली पुल करता है और इससे बेसिक शेप एक बनता है जो कि है सर्कल। ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स के सारे चीजों को शेप देता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है साइज की, क्योंकि जब साइज बड़ी होती है तब वो सर्कल बनाने में कामयाब रहता है। लेकिन एस्ट्रॉयड ऐसी चीजें होती है कि आपका जो रूम है उस रूम के बराबर एक एस्ट्रॉयड होता है एवरेजली, टुकड़े जो होते हैं। तो इसमें ग्रेविटी क्या काम कर पाएगा ठीक से? तो ग्रेविटी उतना इफेक्ट नहीं कर पाती है और बाकी फैक्टर्स प्ले करने लगते हैं, जो कि है स्पेस का टेम्परेचर वगैरह, इसीलिए इसका शेप जो है वो अनइवन हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सेरेस के बारे में सुना है? इसके बारे में सेरेस जो प्लैनेट है ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है और हमारे मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, एस्ट्रॉयड बेल्ट में एस्ट्रॉयड तो अनइवन शेप के होते हैं बट उसके बीच में एक सबसे बड़ा जो है उस पे तो ग्रेविटी काम कर गया और वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया लिटरली। और फिर बना ये सेरेस। तो यही एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि जुपिटर के पहले हमारे इनर सोलर सिस्टम में मौजूद है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एस्ट्रॉयड बेल्ट के ही बीच में एक स्मॉल प्लैनेट भी है सेरेस नाम का। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर चांद बीच से टूट जाए? धरती पे इसका क्या असर दिखेगा? देखो, धरती और चांद का एक बहुत गहरा रिश्ता है।
धरती पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली चांद से इफेक्ट होती है। जो हमारा पूरा दिन का शेड्यूल है ना, ये चांद के चलते ही पॉसिबल हो पाता है। इस इक्वेशन से अगर चांद को निकाल दें तो बहुत चीजें बदल जाएगी। जो टाइड्स होते हैं वो चांद के चलते ही क्रिएट होते हैं। जो समुद्र की लहरें होती है वो चांद के ग्रेविटेशनल पुल के चलते ही बनती है। और जो हमारा दिन 24 घंटे का होता है ये भी चांद के चलते ही है, बहुत हद तक। पूरा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक। पहली बात, अगर अभी चांद टूट गया तो बीच से टूट के जब वो आधा अलग हो रहा होगा तो अलग होते ही अगर इतना टूट के रुका हुआ है तो उसको यहाँ से यहाँ इतना ड्रिफ्ट होने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे एंड पॉसिबली बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। इसका मतलब ये कि चांद अगर टूट गया तो वो पूरा अलग होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। टूटा हुआ चांद ही धरती को रोटेट करते हुए हमें दिखेगा और टूटा हुआ चांद हमें रोटेट होते हुए कुछ दिनों तक दिखेगा आसमान में। उसके बाद क्या होगा कि जब वो टूटा होगा तो बहुत सारे उसके फ्रैगमेंट्स स्पेस में तैर रहे होंगे। तो टूटे हुए पीस में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स आके दोनों में मिलेंगे और दोनों अपना एक सर्कल बना देगा ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ वक्त लगेगा लेकिन होगा। तो फिर क्या होगा कि ओवर टाइम कुछ टाइम बाद हमें दो चांद धरती को रोटेट करते हुए दिखेंगे और दोनों पीसेस इंडिविजुअली तो वीक हैं, इसलिए वो धरती के तरफ आने लगेंगे और धरती के क्लोजर आएंगे और इसलिए हमें वो दोनों पीसेस, दोनों चांद बहुत बड़ा शेप का दिखेगा। दोनों साइज में छोटा होगा बट क्योंकि वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से सामने आ चुका होगा इसलिए दोनों हमें बड़ा बड़ा आसमान में दिखेगा। और जैसा चांद हमें फिल्मों में नजर आता है कुछ वैसे ही दो दो चांद हमें दिखने लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा होगा और शॉर्ट टर्म में जब वो ब्रेक होगा चांद तब उससे इमीडिएटली हमारे मरीन लाइफ को बहुत खतरा होगा। क्योंकि समुद्र के अंदर के जितने जीव हैं उनको कब अंडा देना है, उनका शेड्यूल क्या है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, ये सब चांद और टाइड वेव्स इन पे निर्भर करता है। और अगर चांद ही टूट गया, ग्रेविटी वीक हो गई चांद की, तो हमारे वेव्स बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत कम होने लगेगा और मरीन लाइफ इन डेंजर हो जाएगी। ना बर्ड्स माइग्रेट कर पाएंगे, ना मरीन लाइफ ठीक से रह पाएगी। और चांद के चलते ही धरती का रोटेशन जो है वो कंट्रोल में है। अगर चांद को इक्वेशन से हटा दें तो धरती और फास्ट रोटेट करेगी और ओवर टाइम 24 घंटे का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे का हो जाएगा। क्योंकि चांद के ना होने से धरती और तेजी से रोटेट करेगी। चांद होता है तो वो कंट्रोल में रखता है इसको और इससे क्या होगा कि धरती का जो एक्सिस है वो भी बदल जाएगा, एक्सिस टिल्ट हो जाएगा और इससे ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस आएंगी और टेम्परेचर भी आएगी और हमेशा क्रेजी वेदर यहाँ धरती पे रहेगा। ऐसा लगेगा कि हम मार्स पे रह रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस को हम लोगों ने एक्सप्लोर तो कर लिया कि क्या प्रोबेबिलिटीज है, कैसे क्या होगा, लेकिन क्या ये एक्चुअली संभव है? तो वैज्ञानिकों ने मून में एक अजीब सी चीज पाई है जिसको कि थ्रस्ट फॉल्ट्स कहते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट क्या है कि चांद जब शुरू में बना था तब वो कुछ ऐसा दिखता था, एकदम हॉट लावा से भरा हुआ। ओवर टाइम वो कूल डाउन हुआ है और अभी जो हम लोग ठंडा चांद देखते हैं वो ओवर टाइम कूल हुआ है, तब जाके ऐसा दिखता है। तो ठंडा होते होते चांद श्रिंक भी हुआ है थोड़े मात्रा में, थर्मल कूलिंग के चलते। तो इससे सरफेस पे टेंशन भी डेवलप होती है जिससे कि वहां मून क्वेक्स आते हैं एंड एवरेज मून क्वेक 5 रिक्टर स्केल का होता है एवरेजली। तो लेकिन ये जो चांद का ये प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये नहीं कि चांद अलग हो जाएगा, कभी टूट जाएगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से चांद इतना वीक नहीं है, लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉयड टकरा गया चांद से तब ये हो सकता है। यही एक हाई चांस का एक सिचुएशन है जिसमें ये हो सकता है। बाकी मून थर्मल कूलिंग हुआ है, श्रिंक हुआ है, बॉडी पे टेंशन आया है, इसके चलते ये नहीं कि वो टूट जाएगा, लेकिन एस्ट्रॉयड ये कर सकता है। लेकिन रिलैक्स होने की बात यही है कि कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड नहीं है बड़ा जो कि चांद पे गिरने वाला है एनी टाइम सून। एटलीस्ट हमारे और आपके टाइम लाइन में तो ऐसा कोई नहीं है, ना ही अभी हजारों साल तक एटलीस्ट। लेकिन ये हाइपोथेसिस रियली में इंटरेस्टिंग है एंड इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।